मेरा नाम रीमा है। मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब भी रिश्ते वाले आते तो मेरा वजन देखकर मुझे रिजेक्ट कर देते। एक दिन मेरे घर के बाहर एक साधु महाराज आए। उन्होंने एक चादर देते हुए कहा कि यदि तुम इस चादर को ओढ़कर 3 रातों तक एकांत और अंधेरे कमरे में ओढ़ के सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाएगी। मैंने खुशी खुशी उनसे चादर ले ली, लेकिन मैं जब भी उस चादर को ओढ़ के सोती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। चादर ओढ़ने के तीसरी सुबह जब आँख खुली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए तैयार हो रही थी जब मैंने महसूस किया कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं फिर से बिजी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। इस बार मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में चली गई और अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी मैंने 2 परछाइयों को भागते हुए देखा था, लेकिन वहाँ कौन है वो दिखाई नहीं दिया। मेरे पूरे शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। एक अजीब तरीके के डर ने मुझे जकड़ लिया था। आखिर चुपके से मुझे कौन देख रहा था? मैं अभी ये सोच ही रही थी कि तभी हमारी काम वाली सुनीता मुझे बुलाने आ गई। मैं सुनीता से पूछने वाली थी, क्या तुमने किसी को मेरी खिड़की के सामने खड़ा देखा था? फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बाद में पूछ लूँगी। मैं चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई तो सामने बैठी एक समझदार महिला ने कहा, आप चाय वगैरह के झंझट छोड़ दीजिए, चलो पहले हमें लड़की से मिलवाइए। आज फिर से मेरे लिए रिश्ता आया तो हम माँ बेटी सुबह से काम में लगे हुए थे। सुनीता और उसके बेटे ने घर की सफाई कर दी थी। चाय वगैरह के लिए सामान हम माँ बेटी ने मिलकर तैयार कर लिया था। अब जब मैं चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हो चुकी थी तो उस औरत के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी माँ ने भी डरते हुए मेरी ओर देखा और कहा, ये रीमा है, मेरी बच्ची। उस औरत की आंखें फैल चुकी थीं। वो बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 25 साल की है, लेकिन ये तो किसी भी नज़रिए से इतनी कम उम्र नहीं लग रही। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैं चाय की ट्रे रखकर बाहर निकल गई। मेरी माँ ने कहा, उम्र तो 25 साल की है, लेकिन थोड़ा मोटापा है, इस वजह से ऐसी लगती है। उस औरत ने कहा, अरे बहन, आजकल बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई हैं, अपनी बेटी को थोड़ी कसरत वगैरह करने के लिए कहें, डाइटिंग वगैरह करवाएं। इस मोटापे के साथ कोई भी उसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। मैं उस औरत का जवाब समझ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिजेक्शन एक बहुत बड़ी पीड़ा है। ये एक व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देती है। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद कर जाए, वो आपको ठुकरा कर चला जाए। पहले पहल तो हमें लगता कि हमें ठुकराने वाले का दिमाग ही खराब है, उसके पास गुणों का नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास इतनी होशियारी ही नहीं जो वो हमें पसंद कर सके। लेकिन फिर जब ये अपमान बढ़ते जाते हैं तो दिल और दिमाग में दरारें पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे हमारा दिल हर चीज़ से अलग हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व से ही घृणा होने लगती है। आईना भी बुरा लगता है। मेरे मोटापे की वजह से हर रिश्ता मुझे रिजेक्ट करके चला जाता था। मैं अपनी रिजेक्शन पर शौक मना रही थी जब एक बार फिर से लगा कि कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। तब मुझे लॉन में लगे पौधों में सरसराहट सुनाई दी थी। वो जो कोई भी था उधर ही था। तभी मैंने सुनीता को नौकर के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उसे बुलाया और बोला, जरा देखो तो उन पौधों के पीछे कौन है। उसने सभी पौधों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन फिर मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं धीरे धीरे मानसिक रोगी होती जा रही थी। एक तरफ ये साया और दूसरी तरफ ये मोटापे का दर्द। मैं शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, बल्कि मैं तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, जैसे 15-16 साल की उम्र की लड़कियां आमतौर पर होती हैं। लेकिन मेरे घर वालों को मुझे मोटा बनाने की पड़ी थी। मेरी माँ मेरे दुबले पतलेपन से परेशान रहती थी, जबकि मुझे जमानों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को किसी भी तरह की हीन भावना में नहीं डालना चाहती थी। फिर जैसे तैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा जिस्म भी भरने लगा था। खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी, अब गाल भर गए थे तो हुस्न को 4 चांद लग गए थे। हर तरफ मेरी ही खूबसूरती के चर्चे थे। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था। मेरी माँ मेरी नज़र उतारते नहीं थकती थी, लेकिन फिर भी न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी मुझे। मैं बीमार रहने लगी। शरीर में हर समय दर्द रहता था। एक दिन मैं कॉलेज में चकरा कर गिर गई थी। मुझे तुरंत तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने यही कहा था कि मुझ में ताकत की कमी है, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत वाले इंजेक्शन लगाने को कहा। न जाने किस तरह के ताकत वाले इंजेक्शन थे, पूरे 1 हफ्ते से जो मुझे लग रहे थे।
मेरा सारा जिस्म फूल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये सब इंजेक्शन के समय हुआ है, कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी। लेकिन सूजन कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। इस तरह इंजेक्शन के गलत रिएक्शन की वजह से मेरा शरीर फूल गया था। मेरा चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। मेरा वजन इस तरह से बढ़ गया था कि मैं एक कम उम्र की लड़की लगने के बजाय एक ज़्यादा उम्र की औरत की तरह दिखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को मेरी चिंता सता रही थी। मुझे भी मोटापे से नफरत थी। मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे दिलासा देती थी, लेकिन मैं हर समय उदास रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती थीं और मुझे आंटी आंटी कहकर तंग करती थीं। मैंने कॉलेज जाने का इरादा ही छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी करने से मना किया था। खैर, जैसे तैसे मैंने कॉलेज ख़त्म किया और घर पर बैठकर एक अच्छे से रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ पर भी मेरा मोटापा मेरे रास्ते की दीवार बन गया। जो भी रिश्ता आता वो मेरे मोटापे की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देता और मेरी छोटी बहनों में से किसी को पसंद कर जाता। लेकिन पिताजी की भी जिद थी। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरी ही शादी होगी। इधर हमारे ख़ानदान में मुझसे सभी छोटी लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं, जबकि मैं अभी भी अपने माता पिता के कंधों पर धरती का बोझ बनकर बैठी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे हाथ में रोने के सिवा कुछ भी न था। शाम हो चुकी थी। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में लौट चुके थे। मैं लॉन में आकर चहलकदमी करने लगी। तभी हमारे गेट पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, कोई है जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करे, उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे साधु बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से गेट की ओर बढ़ी थी। सामने ही एक बाबा बैठे थे, जिन्होंने सिर से पांव तक कंबल ओढ़ के रखा था। मैं बोली, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोले, जो मुझे चाहिए वो इंसान दे नहीं सकता, लेकिन तुझे जो चाहिए वो तेरे माथे पर लिखा हुआ मैं देख सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने चुनौती दी और कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या चाहिए? उस साधु बाबा ने अपने बगल में पड़ी चादर उठाकर मुझे देते हुए कहा, इस चादर को एक एकांत और अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 रातों के लिए ओढ़कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मैं चौंक गई। बेशक वो साधु बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी परेशानी का एकदम सटीक कारण बताया था। मैंने झट से कांपते हाथों के साथ उस चादर को पकड़ लिया। तभी मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैंने माँ से कहा, माँ बाबा जी ने मुझे ये चादर दी है। माँ जल्दी से गेट के पास चली गई और अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तो वो महाराज उधर ही बैठे थे। उस साधु बाबा ने मुझे जाने का इशारा किया और कहा, ये चादर ले जाकर अपने कमरे में रख दो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने अपने दोनों हाथों से उस चादर को पकड़ लिया और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। वो बहुत खुश लग रही थीं। बोली, रीमा, साधु बाबा ने मुझे बताया है कि आज से ठीक दिन बाद जो भी पहला रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा उसको स्वीकार करते ही आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इस रिश्ते को अगर नकार दिया तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर माँ ने मुझे हौसला दिया और ख़ास ताकीद दी कि बेटा रात के समय इस चादर को ज़रूर ओढ़ लेना। माँ के जाने के बाद मैंने उस कंबल को खोल के देखा। वो काले रंग का एक गर्म कंबल था। जब रात हुई तो मैंने अपने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दीं। मेरे कमरे में इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ को हाथ तक नहीं लग सकता था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शादी की सोचकर मैंने उस चादर को ओढ़ने की हिम्मत जुटाई थी। मैंने जैसे तैसे वो चादर ओढ़ ली। मुझे अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। जी चाहता था कि मैं अभी चादर उतार कर फेंक दूँ, लेकिन मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया। मानो जैसे रात पूरी मेरे कांटों पर गुजरी थी। सुबह माँ ने मुझसे पूछा, तुमने चादर ओढ़ी थी या नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बहुत थकी हुई थी। फिर रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई थी। मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी आप जाके आराम कर लो, मैं माँ को मदद करती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई। उस साधु बाबा की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थीं। मैं अपनी शादी के बारे में सोच कर ही मुस्कुरा रही थी। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि कम से कम लोगों के तानों से मेरी जान छूट जाएगी। अगली रात मैंने फिर से हर तरफ अंधेरा कर लिया और उस चादर को ओढ़ लिया था। वो चादर बहुत अजीब सी थी, चुभती हुई सी, बेसुकून सी। मैं दूसरी बार भी हिम्मत करके उस चादर को ओढ़कर सो गई। जब सुबह हुई तो मैं नाश्ते के लिए किचन में दाखिल हुई। मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा और मुझे गले लगाया था। माँ ने कहा, अब तुम हमारे घर में कुछ दिनों की मेहमान हो, तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं मुस्कुरा दी थी। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। मेरी बहनें मेरा मजाक करती रही थीं और मुझे चिढ़ा रही थीं।
माँ ने पिताजी को भी साधु बाबा के बारे में बताया था। दूसरा दिन तो चुटकियों में कट गया। तीसरी रात को मैंने फिर से कमरे में अंधेरा करके उस चादर को ओढ़ लिया था। आज की रात चादर ना तो चुभ रही थी, ना ही परेशान कर रही थी। आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आने वाले खुशहाल दिनों के बारे में सोचने का एहसास ही नया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझ जैसे बदनसीब लोगों को खुशी रास नहीं आती। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी पता होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं अपने आप को कहीं छिपा लेती। खैर, मैंने सुबह ही नहा धोकर कपड़े पहन लिए, बाल बनाए, हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। मैं जानती थी कि मेरा किसी भी पल रिश्ता आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार ही रहना चाहिए। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बहुत प्यार किया था। मेरी बहनें भी बड़ी खुश थीं। वो आपस में ये तय कर रही थीं कि रीमा दीदी को अपनी शादी में किस रंग का लहंगा पहनना चाहिए। फिर हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। मेरे कान बाहर गेट की तरफ लगे थे जहाँ से मेरा रिश्ता आने वाला था। लेकिन तभी फिर एक अजीब सी बात हो गई। हम सबके सामने नाश्ता रखकर सुनीता ज़मीन पर बैठ गई। पिताजी परेशान हो गए। बोले, क्या बात है सुनीता, बहुत चिंतित लग रही हो। क्या बात है, बहुत चिंतित लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब जी, छोटा मुंह, बड़ी बात है। पर मैं क्या करूं? कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर की चौखट पर बैठी हुई हूं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर रुक गए और बोले, कल सुबह तुम अपने रिधम के लिए रीमा का रिश्ता मांगने जाना, और हाँ, अगर वो इनकार कर दें तो रीमा से सिर्फ वो चादर लेकर आना और कहना कि अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में इस चादर जैसी काली स्याही घुल मिल जाएगी। मैं नहीं जानती कौन सी चादर कौन सी स्याही, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपके सामने अपना दामन फैलाकर बैठ गई हूँ। मुझे खाली हाथ मत उठा देना। सुनीता की बातें सुनने के बाद हम सब चौंक गए थे। पिताजी कभी आश्चर्य से मेरी ओर देखते तो कभी सुनीता की ओर। जबकि माँ ने अपने आप को संभाला। वो बोली, सुनीता, हम अपनी रीमा का रिश्ता तुम्हारे रिदम के साथ करने के लिए तैयार हैं। मैंने बड़ी अचरज से माँ की ओर देखा। पिताजी भी चुप रहे थे। मैं अचानक उठी और अपने पैर पटकते हुए बेड पर औंधे मुँह गिर पड़ी थी। रिदम के साथ मेरा जोड़ ही क्या था। हमारी काम वाली विधवा सुनीता का बेटा, जो कि हमारा माली था, मेरी शादी उससे कैसे हो सकती है। माना कि बचपन में हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम एक साथ खेलते थे, लेकिन बचपन को भी गुजरे हुए ज़माना बीत गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे फिर घूर रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की ज़ोर से बंद कर दी और मैं फिर से रोने में बिजी हो गई। 4-5 घंटे मैं यूं ही रोती रही। तभी काफ़ी देर के बाद मेरे कमरे पर दस्तक देकर मेरे पिताजी और मेरी माँ कमरे में दाखिल हो चुके थे। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे आंसू पोंछे और बोले, रीमा, भले ही तुम 50 साल की भी हो जाती तो भी मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं होता। मैं दुनिया का चप्पा चप्पा ढूंढकर बेहतरीन आदमी के साथ तुम्हारी शादी करता, तुम्हारा हाथ उसे थमा देता, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं किसी साधु बाबा की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते के इनकार से हमारे ऊपर क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। 3 दिन के बाद हम तुम्हारी रिदम के साथ शादी कर देंगे। पिताजी तो कमरे से चले गए थे, लेकिन मेरी माँ बहुत देर तक मेरे पास में बैठी थी और मुझे हर तरीके से समझा रही थीं। वो मुझे हर मुश्किल से और मेरे मना करने पर क्या क्या हो सकता है सब बता रही थीं। हमारे घर में 3 दिन तक शोक चल रहा था। मेरी बहनें मुझसे नज़रें मिलाने से बचती रहीं। मैंने भी अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। 3 दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे लाल रंग का सूट थमा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। मेरे साथ कितनी ज्यादती की गई थी। लहंगा पहनने के अरमान दिल में ही रह गए थे। मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया और तैयार होकर लॉन्ज में चली आई। मेरी शादी कर दी गई और मैं इस तरह अपना घर छोड़कर ही अपने ही घर के सर्वेंट क्वार्टर रूम में आ गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं, अपने मोटापे को आग लगा दूं। ना मैं मोटी होती, ना ही मेरा रिश्ता अपने नौकर के साथ होता। खैर, सुनीता मुझे रिदम के कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद रिदम कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट वगैरह करना जरूरी नहीं समझा था। मैं रिदम की तरफ देख रही थी। वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वो मेरे पास बैठने ही वाला था कि मैं चिल्लाई, खबरदार, सुनीता ने तुम्हारा रिश्ता फर्श पर बैठकर मांगा था। ऐसा लगता है कि उसे मालकों से बात करने की तमीज़ है, लेकिन तुम्हें क्या उसने कुछ भी नहीं सिखाया। रिदम मुस्कुरा दिया था। मैंने उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखा। वो अच्छे कपड़े पहने हुए था। निसंदेह वो एक सुंदर लड़का था, लेकिन था तो हमारा नौकर ही ना।
वो मेरे सामने आकर बिस्तर पर बैठ गया और बोला, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उनसे पका लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गई थी। मैं बोली, वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमी की जबान तो बड़ी लंबी हो गई है। निकल जाओ इस कमरे से। तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम एक मालकिन के साथ एक कमरे में रहो। अचानक रिदम के ओंठ सिकुड़ गए और उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोला, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो रीमा। आंखों में आंसू लिए रिदम चला गया। रिदम के जाने के बाद मैं उठी, कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए लेट गई। जब सुबह हुई तो मैं उठी और सीधा अपने घर चली गई। पिताजी मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं बोली, पिताजी, हमने साधु बाबा की बात मान ली है। मैंने रिदम से शादी कर ली। अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब मैं रिदम के साथ उस झोपड़े में नहीं रहूँगी, अब मैं इधर ही रहूँगी। पिताजी बोले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। लेकिन माँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी मेरे फैसले से। माँ ने कहा कि हमने साधु बाबा की बात मानकर रीमा की शादी एक गरीब नौकर से कर दी। शादी कर तो दी, अब हमारे ऊपर से बला टल गई। अब मेरी बेटी का फैसला है, उस गरीब नौकर के साथ नहीं रहेगी तो बस नहीं रहेगी। मैं रीमा के फैसले पर खुश हूँ। रिदम का और मेरी बेटी का जोड़ ही क्या है। जल्दी ही मैं रिदम से रीमा की तलाक करवा दूंगी और अपनी रीमा के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगी। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। लेकिन पापा थोड़ा परेशान हो गए थे। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में पापा एक बार मेरे पास आए थे। बोले, अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करो। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली थी। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर रिदम को लॉन में काम करते हुए देखा करती थी। कभी वो घास काट रहा होता तो कभी पौधों को पानी दे रहा होता। जब मेरा दिल उस पर गुस्सा उतारने को चाहता तो मैं लॉन में जाती और कहती, नौकर तो नौकर ही रहता है, चाहे मालकिन से ज़बरदस्ती शादी भी कर ले तब भी। रिदम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देता था और कहता था, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती है। रिदम का हर अंदाज मेरे दिल को छू लेता था। कभी कभी उसकी शरारती आंखें देखकर मेरे दिल में कंपन होने लगता था। काश वो हमारा नौकर न होता, बल्कि किसी खाते पीते घर का अच्छा लड़का होता तो मेरे चचेरे भाई बहन और मेरे दोस्त उसे देखकर जल ही जाते। यूं ही करते करते 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जब सुनीता मेरे पिताजी के पास आई, उस समय मैं किचन में थी और पिताजी लॉन्ज में बैठे हुए थे। सुनीता बोली, मालिक, हम आपका घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। शादी के बाद रिदम को रीमा बिटिया से प्यार हो गया है। वो उसके प्यार में पागल हो गया है। मैं अपने जवान बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती साहब। इस समय भी उसे इतना बुखार है कि क्या बताऊं। मैं सुनीता की बातें सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो मांस का पहाड़ हूँ। फिर रिदम मेरी मोहब्बत में कैसे डूब गया। सुनीता की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। जब रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब तरह की बेचैनी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठी और सबसे नज़र बचाकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी। सुनीता के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। वहाँ सिर्फ रिदम को देखने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि जो सुनीता ने कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आगे बढ़ती गई, तभी रिदम की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। वो अपनी माँ से बोल रहा था, माँ, मैं तो सोचता था कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाने और खाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग अपने नौकरों को अपने पैरों की जूती क्यों समझते हैं। माँ, तुमने मुझे कितना समझाया था कि इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देखो। रीमा तुमको कभी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं भी क्या करता माँ, वो मेरे बचपन का प्यार थी। लेकिन मैं उसके प्यार को पाने के बारे में सोचता भी नहीं। रीमा के प्यार को अपने दिल के अंदर कहीं दफन कर लेता। लेकिन आपने कहा था कि रीमा की माँ उसका रिश्ता नहीं होने देगी, वो पूरी ज़िंदगी रीमा को घर पर बिठा कर रखेगी। रिदम की बात सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ। फिर सुनीता ने कहा, हाँ रिदम, मैंने सच ही तो कहा था। तुम जानते हो, रीमा 2 महीने की थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। फिर मैंने ही तो उसकी देखभाल की थी। मैं तुम दोनों को बहुत चाहती थी। तुम्हें और रीमा को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी, तुम्हारे पालने में उसे सुला देती थी। फिर बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली। ये नई मेम साहब गरीब और लालची घराने की थी। इसका बस नहीं चलता था कि रातों रात हर चीज़ को अपने कब्जे में कर सके। ये रीमा के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। फिर इसके खुद के बच्चे हुए। इसकी बेटियां ठीक ठाक रंग रूप की थीं, लेकिन रीमा तो चौदहवीं का चांद थी। बेटा, मेम साहब ने जानबूझकर उसकी सुंदरता को ख़राब करने के लिए रीमा को मोटापे के इंजेक्शन दिए ताकि उसकी शादी ना हो।
ना तो शादी होगी, ना ही जायदाद का एक हिस्सा उसे देना पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उधर ही जमीन पर बैठ गई। रिदम बोला, माँ, मैं पौधों के पीछे छुप छुप कर रीमा को देखा करता था। वो हर समय रोती रहती थी। मुझे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे। इसीलिए मैंने साधु बाबा वाला ढोंग रचाया था। मैंने अपने दोस्त के पिताजी को लेकर गया। उन्होंने साधु बाबा बनने का नाटक किया था। हमारी इस चाल से रीमा मेरी तो हो गई, पर उसने मुझे नहीं अपनाया। अब हम कल सुबह हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं रिदम की बातें सुनकर रोती रही। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने पिताजी का नंबर मिलाया और अपने कमरे में आने के लिए कहा। पिताजी दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लगकर रो रही थी। फिर मैंने अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो पिताजी ने माँ को बताया कि रीमा अपने घर जाना चाहती है। माँ ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई थीं। पिताजी ने रिदम और सुनीता को घर बुलाया। पिताजी ने रिदम से कहा, रिदम बेटा, तुम्हें पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन दामाद भी तो बेटे की तरह होते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस का काम संभाल लो। रिदम हैरान था, जबकि मेरी माँ के चेहरे का रंग तो उड़ गया था। पिताजी ने ऑफिस के सारे कागजात रिदम को ज़बरदस्ती सौंप दिए थे। पिताजी की ज़बरदस्त प्लानिंग से माँ को एक जोरदार थप्पड़ लगा था। जिस जायदाद के लिए मेरी माँ ने मुझे जीवन भर घर में बिठा कर रखने की योजना बनाई थी, पिताजी ने वही जायदाद मेरे पति को सौंप दी थी। तभी मेरी माँ का असली चेहरा सामने आ गया। वो गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी सालों की तपस्या को मिट्टी में नहीं मिला सकते। अपनी जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा भी मैं इस लड़की को और इस नौकर को नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर पापा ने एक जोरदार थप्पड़ माँ के मुंह पर रख दिया और बोले, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। अब अगर आगे से एक शब्द भी मुंह से निकाला तो इसे घर से निकाल दूंगा। मैं और रिदम पापा के दूसरे घर में रहने के लिए आ गए। रिदम पापा के ऑफिस में काम करता है और अच्छी सैलरी पाता है। उसने मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया और मेरा इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे दवाइयों ने असर करना शुरू किया और मेरा मोटापा ख़त्म होता गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिदम मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। जब जब रिदम को देखती हूँ तो खुद की किस्मत पर गर्व होता है। भगवान मेरे जैसा पति हर लड़की को दे। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।